स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हमने देखा गुलमर्ग खिड़की से एक रात, जिसमें हम अंत में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से गुलमर्ग को लेखक देखने के लिए जाते हैं और वहाँ देखते हैं तो खुला सपाट मैदान है, देवदार के घने झुरमुट वृक्ष हैं, पहाड़ी है और सैलानियाँ यानी कि जो प्रवासी है वो घोड़े दौड़ाते हैं, खुले मैदान के नीचे बैठते हैं। देखने लायक कुछ है ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे लेखक वहाँ रहते हैं उन चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद एक लगाव सा बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सूरज चमकेगा तो फूल में नया सपना जन्मेगा, आकाश के बादल अनन्य दीप इधर उधर भटक रहे फिरेंगे, भेड़ और बकरियों की रेवड़ पगडंडियों पर टिक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा, रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, मैदान की वह खामोशी भी जो दिन में इतनी वाचाल होती है। तो जैसे ही सूरज निकलेगा तो एक प्रकार से फूलों में एक नई ताजगी आएगी। जैसा हम सभी जानते हैं कि सूरज की किरणों के बाद ही फूलों में एक नया प्रकाश और नई खुशबू का संचार भी होता है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप एक प्रकार से जैसे आइलैंड हो उस प्रकार के बादल बन जाते हैं और इधर उधर भटकते हैं। भेड़ और बकरियों के रेवड़ पगडंडियाँ पर टिक जाएंगे कि जो भेड़ और बकरियाँ हैं जो हरी हरी घासों को चढ़ने के लिए इधर उधर भागते हैं, उनके द्वारा एक कच्चा रास्ता वो बन जाता है, उसे कहते हैं पगडंडियाँ। तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा, रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। और तब दिन रात का इंतज़ार करती है, प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार कि कब रात आएगी और सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन में इतने समय में वाचाल होती है, वाचाल यानी कि बोलती है। जैसे हम देखते हैं कि शहरों में हो या गाँव में सुबह के साथ ही आवाज़ आती रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है और 10, 11, 12 बजे के बाद एक प्रकार से पूरे शहर में एक सन्नाटा सा छा जाता है, जो दिल में एक प्रकार की सांत्वना पैदा करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि सुबह के समय इतना शोरगुल होता है, लेकिन रात के समय इतनी खामोशी आ जाती है और दिन की जो वाचाल जो आवाज़ें हैं वो रात को एकदम शांत हो जाती है। तो लेखक कहते हैं आगे कि गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था, दूर बहुत दूर सामने से एक बरसाती घटा मेरी तरफ बढ़कर आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझे तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसाती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा को हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर भी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ। तो लेखक रात के समय वह होटल की खिड़की के पास खड़े थे। जैसा अभी हम इसका भी अनुभव कर सकते हैं कि बारिश का समय है, जैसे ही बारिश आती है तो एक प्रकार सा आनंद छा जाता है। तो दूर से एक बरसाती घटा यानी कि बादल वो आ रहा था और लेखक इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार कि कब वो मुझ तक आए, पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। जब वो बादल आए और एक प्रकार से उनको गले लगा ले। जैसे हम सापुतारा जाते हैं तो कई प्रकार के जो पॉइंट टेबल है वहाँ पर बादल हमारे शरीर को छूकर भी निकल जाते हैं। तो बरसाती घटा में गिर जाने का सुख बहुत कम जाना था कि बरसाती घटा में एक प्रकार का आनंद छा जाता है। जैसे हम जा रहे हो और अचानक ही बारिश आ जाए तो उसकी जो बूंदें गिरती है एक शरीर को एक प्रकार की ताजगी और सुख का अनुभव करवाती है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था कि घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, ये अलग स्थिति है। लेकिन इस बार आती हुई जो घटा थी यानी कि जो बादल थे वो लेखक की ओर संकेत इशारा कर रहे थे कि उन्हीं पर बरसने वाले हैं। और लेखक भी इतने उत्साहित थे और खिड़की के सामने खड़े होकर मन ही मन बोल रहे हैं कि आ मेरे पास आकर मुझ पर बरस जा। जैसे किसी वस्तु की हमें चाह हो और हमें मिलने वाली हो तो हम मन ही मन कहते हैं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। उसी प्रकार लेखक इस बरसाती घटा को पाने की कामना करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
कि तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। लेखक कहते हैं कि बरसाती घटा को बुलाते हैं और उसे अपने में सिमट लेना चाहते हैं और कहते हैं कि तुझसे मैं कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत बड़ा उठा था कि हवा तेज थी मगर लेकिन घटा तेजी से आगे नहीं बढ़ रही थी। घटा यानी कि जो बादल वह इतने तेज नहीं थे, लेकिन हालांकि तूफान बहुत उठ रहा था। जैसे बारिश को हम देखते हैं तो पहले बादल आते हैं, फिर बादल एकदम से गिर जाते हैं, फिर हवाएं चलने लगती है और फिर जोरों से बारिश होती है। बार बार और तेज की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। शिराएं जैसे बिजली गिरती है और धरती और आकाश एक पल के लिए दिखाई देते हैं, बाद में अंधकार छा जाता है। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। तो जैसे ही बिजली गिरती और बिजली गिरने के साथ ही एक प्रकाश से जैसे पूरी धरती को नंगी यानी कि खुले रूप में हम देख सकते थे, और दूसरी क्षण जैसे बिजली बंद होती वह अंधेरा छा जाता। मैं खुश था कि थोड़ी देर में बूंद मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर उठेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेखक एकदम तैयार थे कि जैसे ही बारिश आए वो दोनों खुले हाथ रखकर उस बारिश का स्वागत करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि उनके ऊपर ये कहर, ये बारिश का जो पूरा कहर है उस पर टूट पड़े। मगर अचानक ही हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान कहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। लेकिन हुआ यूं कि अचानक हवा रुक गई। जो बढ़ता हुआ तूफान था वो भी एकदम से शांत हो गया, और जैसे मानो दूर कहीं कटे पक्षी, किसी पक्षी घायल हो गया और वो अंतिम क्षण के लिए दम तोड़ रहा हो। लेखक को वैसा महसूस होने लगा। बिजली की सांस रुकने की लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। कि जैसे ही हवा का जो वो रुक गया तो लेखक की सांसें रुकने लगी, क्योंकि हवा रुक जाने से ही लेखक को भी एहसास हुआ कि वो आसमान में उड़े थे और उसे नीचे आना पड़ रहा है। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ मेरी भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका, कि वो बराबर नहीं हो सके। एक प्रकार से एक इच्छाएं थी, जैसे हमें एकदम से खुशियाँ मिलने वाली हो और हम बहुत ही उत्साहित हो, लेकिन दूसरी क्षण हमें दुख का सामना करना पड़े तो हमारा पूरा उत्साह वो शांत हो जाता है। तो लेखक का भी जो जोम, एक प्रकार का उत्साह, वह शांत होने लगा। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं, कि जीवन में ऐसे क्षण दो या एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे, तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। वरना है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए? तो अंत में गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिसमें लेखक बताना चाहते हैं उन्होंने जो अनुभव किया, एक रात का जो पूरा वर्णन है उसके बारे में बताया कि जीवन में ऐसे क्षण तो एक दो बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण को किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते ही होंगे, तभी तो मुद्दत तक वहाँ लेखक रह चुकने पर भी आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। फिर एक बार उस एहसास को प्राप्त करने के लिए वह बार बार जाने की इच्छा करते हैं। जैसे हम देखें कि शिमला, मनाली, कश्मीर, जैसे हम एक बार गए हो तो दूसरी बार जाने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि एक प्रकार से हम उससे संतुष्ट नहीं हुए और फिर से उसे अनुभव करने के लिए मचलते हैं, और इसीलिए हमें वह खींच ले जाता है। और फिर वरना वहाँ है क्या, कि गुलमर्ग में ऐसा क्या है? एक खुला सपाट मैदान है जहाँ गोल्फ खेली जाती है, और व्यक्ति वहाँ बार बार जाना क्यों चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए? तो एक प्रश्न किया है। तो इस तरह से लेखक ने अंत में यह यात्रा वर्णन जो परिवेश से लिया गया, इसमें गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य की स्वर्णपुति प्रस्तुत की गई है, और गुलमर्ग का जो सारा वातावरण है इनको अपने में समाया सा लगता है। और जो गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य जो भुलाया नहीं जा सकता, वो लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो
तो हर एक स्टूडेंट को विनती है कि इसका अध्ययन करना है और इनके जो प्रश्न हैं वो आपको अपनी हिंदी नोटबुक में लिखकर फिर से उसका पठन भी करना है। धन्यवाद।